आज की फिजिक्स क्लास में हम लोग भौतिक विज्ञान का जो पहला लेसन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा लेसन का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो हमको इस चैप्टर में वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश का मतलब हम लोग जैसा कि किताबों में लिखा है और सुना भी होगा कि जैसे अगर बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं, जैसे अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें तो कांच की छड़ में छोटे छोटे टुकड़ों को, कागज के छोटे से टुकड़े, हल्की वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो ये जो गुण आ जाता है इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत कहा जाता है उसको। तो होता ऐसा क्यों होता है कि आकर्षित करने गुण आ जाता है? तो कहा जाता है कि जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं दूसरे में तो उससे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। या तो इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ से निकल करके दूसरे में चले जाते हैं और या तो दूसरे से निकल करके पहले में आ जाते हैं। तो जब आवेश कम या ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब कम ज्यादा होते हैं, तभी हम कहते हैं कि वो पदार्थ आवेशित हो गया है। तो जैसे हम लोग जानते हैं, अगर बात करते हैं अगर आवेश की कैसे उत्पन्न हो गया, तो पहले हम लोग परमाणु संरचना के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कि जैसे अगर हम ये कहें कि कोई भी पदार्थ वो परमाणु से मिलकर के बना है और पदार्थ जो परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये हम लोग परमाणु संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से बंधे रहते हैं और सामान्य अवस्था में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन। प्रोटॉनों पर धनावेश, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकाल लेते हैं रगड़ करके, तो या इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं परमाणु में, तो इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो जाते हैं पदार्थ में, प्रोटॉनों संख्या उतनी ही रहती है। तो जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों कमी हो गई, तो टोटल जो परमाणु हमारा होता है वो धनावेशित हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन को हम दे देते हैं किसी दूसरे पदार्थ से तो इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा हो जाती है, तो इसका परमाणु हमारा ऋणावेशित हो जाता है। तो किसी भी पदार्थ का आवेशित होना ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है, ना कि प्रोटॉनों की संख्या पर। तो आवेश अगर धनावेशित है, अगर है कोई पदार्थ अगर धनावेशित है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उस पर से निकल गए हैं। और अगर पदार्थ में अगर ऋणावेश है तो इसका मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ पर आवेश है। तो आवेश दो प्रकार का होता है। तो इसमें हम देखेंगे इसमें कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी अगर है तो उस पर आ गया है धनावेश। तो आवेश दो प्रकार के हो गए। एक आवेश होता है हमारा धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। और ये कब उत्पन्न होता है? जब किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन चले गए हैं बाहर, यानी इलेक्ट्रॉनों के इस पर धनावेश कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और ये तब उत्पन्न होता है ऋणावेश जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है।
इलेक्ट्रॉन की अधिकता में और इलेक्ट्रॉन की कमी पर ऋण और धन आवेश उत्पन्न होते हैं। अगर यदि यहां पर एक पॉइंट लिखिए, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों, यदि किसी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉनों, n नंबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये 2 3 4 ये कुछ भी हो सकती है। तो यदि किसी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है तो उस पदार्थ पर उपस्थित आवेश Q इक्वल टू, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, Q इक्वल टू होता है N इंटू E। ये फार्मूला हमको ध्यान रखना है। किसी भी पदार्थ पर अगर आवेश की मात्रा निकालने और ये पता है कि इलेक्ट्रॉन कितने कम या अधिक हैं, तो उस पर उपस्थित आवेश Q इक्वल टू N ही होगा। N है इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है। तो ये हमको पता है कि E का जो मान होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये कूलाम ये वैद्युत आवेश का मात्रक होता है, तो इतना E का मान होता है। तो इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर हम आगे और थोड़ा आवेश के बारे में जानेंगे। तो आवेश का एक गुण भी होता है कि अगर समान प्रकार के अगर आवेश दो रखे जाएं, यानी धन आवेश रखे जाएं, तो हमेशा उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, एक दूसरे से दूर हटते हैं। और अगर दोनों समान प्रकार के हो, भले वो ऋण के हों या दोनों धन के हों, तो उनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल ही कार्य करेगा। और अगर एक धन का है और दूसरा ऋण का है, तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और ये आवेशों में लगने वाले बल को हम कहते हैं वैद्युत बल। तो इनके बीच जो बल कार्य करेगा उसको वैद्युत बल कहेंगे। कितना बल कार्य करेगा ये हम लोग कूलाम के नियम में सीखेंगे कि आवेशों के बीच कितना बल कार्य करता है। और दूसरी चीज में यह है कि जो आवेश होता है, अभी हमने बताया भी कि आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम, आवेश का जो मात्रक कूलाम होता है। और आवेश की विमा अगर लिखना चाहें हम, तो आवेश की विमा जो होती है वो AT, आवेश की विमा होगी, वो उसको हम AT कहेंगे। ये लोग इस तरीके से निकालते हैं। Q इक्वल टू होता है, हम लोग आगे फार्मूला पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में। Q इक्वल टू I इंटू T, I की जगह A और टाइम की जगह T तक दे करके आवेश की विमा निकाल लेंगे। और आवेश एक सदिश राशि हो, सॉरी, आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि। तो ये पॉइंट हमको आवेश के बारे में याद रखना है। एक बार फिर हम बता देते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश।
समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच सदैव आकर्षण बल होता है। और आवेश को हम कूलाम में नापते हैं, यानी आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है और इसकी मान 80 होती है और ये एक अदिश राशि है। और एक फार्मूला भी हमको ये जो लिखा है हमने Q यानी इसको भी याद रखेंगे, ये न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी कि अगर किसी भी चालक पर या किसी भी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है तो उस पर कितना आवेश है, उसके लिए हम फार्मूला ये वाला लगा करके इसको निकालेंगे कितना आवेश उस वस्तु पर आ गया है। अगर धन आवेश आया इसका मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, और अगर ऋण आवेश आया इसका इलेक्ट्रॉनों की उसकी अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी ये प्रदर्शित करती है कि उस पर आवेश कौन सा आएगा। तो इस प्रकार से ये आवेश के बारे में इतनी जानकारी है, कर लेना है। और उसके बाद फिर हम लोग एक और शब्द परिभाषित करना है जिससे हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? तो अगली रीडिंग लगाइए, आवेश का क्वांटीकरण ये क्या होता है? तो जैसा कि अभी हमने बताया कि किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे तभी उस पर आवेश आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ई को कहा जाता है मूल आवेश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मूल आवेश। मूल आवेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे कम किसी वस्तु पर आवेश नहीं हो सकता है, और उसकी वैल्यू अभी हमने लिखी थी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इतना आवेश, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना आवेश हो जाएगा उस पर, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसका 2 गुना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं किसी भी पदार्थ पर आवेश एक निश्चित मात्रा में होता है, और वो निश्चित मात्रा होती है इस मूल आवेश का या तो 1 गुना होगा, या तो 2 गुना होगा, या तो 3 गुना होगा, यानी ई का पूर्ण गुणज होता है। कभी भी किसी वस्तु पर आवेश का मान 1.5 ई या 0.7 ई ये कभी नहीं होगा, ये कभी संभव नहीं है। आवेश अगर होगा तो या तो ई होगा, या तो 2e होगा, या तो 3e होगा, ये संख्या आएगी। इसके अलावा और कोई भी इसका आवेश नहीं हो सकता है। इस गुण को कहते हैं हम आवेश का क्वांटीकरण। तो इसकी परिभाषा हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो हम लिखेंगे किसी आवेशित पदार्थ पर उपस्थित आवेश, किसी आवेशित पदार्थ पर उपस्थित आवेश मूल आवेश जिसको हम लोग स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं का पूर्ण गुणज यानी E 2E 3E एंड सो ऑन होता है। आवेश का जो मान होगा किसी पदार्थ पर वो मूल आवेश का मतलब बताया हमने 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का पूर्ण गुणज 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा एंड सो ऑन पूर्ण गुणज होगा। इस गुण को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण।
तो आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो ये सिंपल सी परिभाषा है। क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, इसका दूसरा नाम परमाणुकता भी कहते हैं इसको। तो एकदम ध्यान से इसको समझ लेना है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो E का ही मल्टीपल होगा। इसके अलावा किसी भिन्न का मल्टीपल कभी नहीं होता है कि 3/2E हो जाए या 1/2E हो जाए। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु पर आवेश तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे या तो आएंगे। अगर मान लो 1.5E अगर हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्लस आधा इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर गया, और जो कि एक तो जा सकता है, आधा कभी नहीं जा सकता है। आधा कभी नहीं जाएगा, जाएगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, आएगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन आएगा। आधा और 2.75 ये कभी नहीं आता है। इसलिए जो है किसी वस्तु पर आवेश का मान केवल E का ही पूर्ण गुणज संभव है, इसके अलावा कोई आवेश नहीं हो सकता है। तो ये इसकी परिभाषा ये नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे जो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक है, कूलाम का नियम। तो अगले दिन लगाइए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम ये बताता है कि दो आवेश अगर रखे हैं तो उनके बीच कितना बल कार्य करेगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी बल कार्य कर रहा है वो कितना बल कार्य करेगा। तो ये नियम ये कहता है कि अगर दो आवेश, एक आवेश हमारा है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, और ये एक दूसरे से अगर r दूरी पर रखे हों तो इनके बीच जो बल कार्य करेगा वो तो आवेश की पोलैरिटी बता रही है कि समान प्रकार के आवेश है तो इनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो इस प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा? अगर ये एक प्लस का होता है, मास होता है, तो आकर्षण बल कार्य करता और उसका मान भी कूलाम का नियम से निकालते, प्रतिकर्षण बल का मान भी कूलाम के नियम से निकालते हैं। तो अगर दो आवेश Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी अगर r है तो उनके बीच लगने वाला जो बल है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। वो आवेश की मात्रा पर डिपेंड करेगा, तो आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो F होगा, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो नियम हमारा इतना ही है इसमें। तो इसको लिख लीजिए जरा, कैसे लिखेंगे हम लोग? दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों
उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इसका स्टेटमेंट है कूलाम के नियम का। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने दो आवेश में लगने वाले बल के बारे में अध्ययन किया और उसके लिए एक नियम बनाया है जिसको हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। और उस कूलाम के नियम का जो भाषा है वो इस प्रकार से है कि दो आवेशों में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसको अगर हम ये आवेश अगर ले लेते हैं Q1 Q2 बीच की दूरी r है तो उसको गणित के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। और ये जानते हैं कि जब भी हम इस चिन्ह को हटाते हैं तब ये यहाँ पर एक बराबर और एक कांस्टेंट लगाया जाता है। तो बराबर लगाया और कांस्टेंट यहाँ लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये जो फार्मूला बना हुआ है ये कूलाम के नियम का फार्मूला है, जहां इसको हमने ऊपर लिख दिया है तो इसको यहां से हटा दें। जहां ये जो के लगाया गया वो क्या चीज है? के जहां के दोनों आवेशों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक है। इसके बारे में जानकारी क्या लेनी है हमको? जो परावैद्युतांक है आवेशों के बीच का, अगर ये वायु है, अगर यानी आवेशों के बीच अगर वायु है तो वायु या निर्वात के लिए भी इसको कह सकते हैं के लिए K = 1 होता है। अगर आवेशों के बीच वायु ना होकर के कोई दूसरा अगर माध्यम है, दूसरा माध्यम वो कुचालक पदार्थ भी हो सकता है जिसको हम लोग परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं, और कोई धातु भी हो सकती है। तो धातु के लिए अगर धातु कोई है, मेटल है कोई, तो धातुओं के लिए K का मान हमेशा अनंत होता है। और जो कुचालक जो पदार्थ होते हैं, कुचालक जो पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थ में कुचालक पदार्थ को हम लोग परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। परावैद्युत
पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ जैसे कुछ अलग पदार्थ की एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग। रबर है, अभ्रक है, प्लास्टिक है, के लिए के का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। तो इतना तो के बारे में जानकारी रखनी है हमको। के का मान किस माध्यम के लिए कितना होता है। निर्वात या वायु है अगर दोनों आवेशों के बीच में, तो उसके का मान 1। अगर आवेशों के बीच में अगर कोई मेटल रख दी गई है तो उसके लिए के का मान अनंत, यानी अगर मेटल रख दी जाए तो इसका मतलब के का मान अनंत हो जाएगा, का मान कितना हो जाएगा 0। यानी दो आवेशों के बीच अगर कोई धातु रख दी जाए तो उनके बीच कोई बल कार्य नहीं करता है। और अगर कोई कुचालक पदार्थ अगर रखा हुआ है दोनों आवेशों के बीच में, तो उसके लिए के का मान 1 से अधिक होता है। और डिपेंड करता है कि कौन सा कुचालक पदार्थ रखा गया है। ये अलग अलग कुचालक पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होता है, लेकिन होगा हमेशा 1 से अधिक। 1 से कम कभी भी के का मान नहीं होता है। तो अगर हम ये देखिए, यहाँ से पता चल रहा है कि अगर निर्वात में अगर रखे जाए तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा उसका मान, अगर निर्वात के अलावा अगर वहां पर कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो वहां पर बल का मान कुछ घट जाएगा। चूंकि का मान 1 से अधिक होगा, निर्वात के लिए का मान 1, एफ का मान जितना होगा 1/4 Q1 Q2/r²। अगर के यहाँ है यानी के का मान 1 नहीं है, तो इसका मतलब कोई कुचालक पदार्थ भरा हुआ है, तो के का मान 1 से अधिक आएगा, तो एफ का मान क्या होगा घट जाएगा। यानी कुचालक पदार्थ रखने से आवेशों में लगने वाला जो बल का मान है वो घट जाता है। तो नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक करके नोट कर लें, और कुछ बातें और भी हमको जाननी है इसके बारे में। जैसे यहाँ पर अभी के बारे में एक जानकारी और करनी है कि के एक विमाहीन राशि है। ये भी पॉइंट को याद रखना है। यानी विमाहीन राशि का मतलब यहाँ पर यह है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होती है ये राशि, मात्रक विहीन है। इसकी कोई विमा भी नहीं होती और इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है। दूसरी चीज इसमें इस है कि जो इस यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया गया था एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। ये क्या चीज है? एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। अगर इसका मात्रक लिखना चाहे एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और मान दोनों साथ लिख देते हैं। इसका जो मान होता है वो होता है 1.85 × 10⁻⁻12 और मात्रक इसका होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक और मान। और ये जो पूरा जो कांस्टेंट हमने लिखा है 1/4πε0, इसका मान भी हमको डायरेक्ट याद रखना है। मान निकालने के लिए हम लोग पाई का मान 3.14, एप्सिलॉन का मान ये सॉल्व करेंगे तो इसका मान निकल करके आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर।
इसका मान। और अगर हम एप्सिलॉन नॉट की अगर विमा निकालना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट की विमा हम लोग इस वाले मात्रक से निकाल सकते हैं। आवेश की विमा, ये तीन अभी बताई थी हमने, आवेश की विमा, उसके ऊपर स्क्वायर और अपान, प्रति का मतलब बट्टे में आ जाइए, न्यूटन, बल की विमा ML_T-2 और मीटर स्क्वायर तो L स्क्वायर हो जाएगी ये विमा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आती है इसकी विमा M-1 L-3 और T स्क्वायर, नीचे भी तो ये स्क्वायर लगा ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो T की पावर हो जाएगी 4 और A, ये इसकी विमा हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की विमा M-1 L की पावर -3 T की पावर 4 और A। तो इस प्रकार से ये इतनी बातें हमको, और कूलाम के नियम में जो कांस्टेंट यूज हुए हैं इसके, तो उसके मान हमको याद रखने हैं। और इसमें देखिए यहाँ ए स्क्वायर होगा ये। तो इस प्रकार से ये बातें हमको और याद रखिए, और कूलाम के नियम में इतनी बातें आपको जाननी है। तो नोट कर लें। और जो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो है वैद्युत क्षेत्र का मान, और बिंदु आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र होता है, और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा जाएगा, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाली जाएगी। तो आज हम लोग यहीं पर अपनी क्लास खत्म करते हैं, शेष हम लोग अगली क्लास में।